बड़ी खबर के साथ पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने आतंकियों को शेल्टर दिया था। ये बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी सामने आ रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने आतंकियों को शेल्टर दिया था। हमले के आरोपियों को शरण दी थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए पलक, एनआईए ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले मामले में जो बैसरन घाटी में 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी, उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों के नाम जो एक को पहलगाम के बातकोट इलाके से परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क एरिया से बशीर अहमद जोथर, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पे आरोप है, जो एनआईए की अगर बात की जाए तो एनआईए ने ये साफ किया है कि इन दोनों लोगों ने जिस दिन जो बायसरन घाटी में 26 लोगों को मौत की घाट उतारा था, उससे पहले इन लोगों ने 3 आतंकवादियों को जो हथियारबंद थे उनको जो हिल पार्क एरिया में एक झोपड़ी में इन्होंने शरण दी थी। ना सिर्फ इन्होंने शेल्टर दिया था उनको, बल्कि उनको खाना और लॉजिस्टिक मदद भी इनको दी थी। यानी वहां से बैसरन घाटी तक पहुंचने के लिए इन्होंने जो चीजें थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट था, वो भी मुहैया करवाया। इसके अलावा वहां से इनको जो आतंकवादी जब वहां से भागे थे तो उसमें भी मदद की थी इन लोगों ने। तो अब एनआईए लगातार पहलगाम आतंकी हमले की जांच जो है वो आगे बढ़ा रही है और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके अलावा जो पलक, एनआईए ने यह भी साफ किया है कि जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये दोनों लोग भी लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े हुए थे और लश्कर तैयबा के कहने पर ही उन्होंने 3 आतंकवादियों को जो हिल पार्क एरिया है जो कश्मीर में, वहां पर इन तीनों आतंकवादियों को एक झोपड़ी में शरण दी थी। तो क्या रजनीश, हम ये कह सकते हैं कि जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं ये ओजीडब्ल्यू से भी ऊपर थे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ओजीडब्ल्यू का काम होता है कि सिर्फ आप खाने का, पनाह देने का, या आप सिर्फ काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आतंकी ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड थे। पलक, आपकी आवाज मुझे लगता है नेटवर्क की वजह से सही नहीं आ रही है। कृपया आप रजनीश, अपना एक बार सवाल दोबारा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है रजनीश? चलिए एक बार फिर से रजनीश के साथ कनेक्ट हम करेंगे। पलक, आपकी आवाज मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इशू आपसे है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करते हैं रजनीश। एक बार ये खबर जो है वो दर्शकों को बता देते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ना केवल स्लीपर सेल की गिरफ्तारी हो रही है, साथ ही ओजीडब्ल्यू का जो एक बड़ा नेटवर्क जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एनआईए लगातार आपको बता दे कि गिरफ्तारी कर रही है, पूछताछ कर रही है डॉट्स कनेक्ट करके कि किसने आतंकियों को पनाह दी। रजनीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जो आप जानकारी दे रहे हैं 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या हम ये मान के चले कि ओजीडब्ल्यू से भी ऊपर थे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ओजीडब्ल्यू जो होते हैं वो सिर्फ पनाह देते हैं, शेल्टर देते हैं, कहीं ना किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मदद पहुंचाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आतंकी ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड थे। देखिए पलक, ओजीडब्ल्यू की जहां तक बात है तो ओजीडब्ल्यू जो ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे संगठनों के, वो तमाम जानकारियां शेयर करते हैं। इसके अलावा वो शेल्टर देते हैं, लेकिन इसके आगे ओजीडब्ल्यू का और कोई काम नहीं होता। ओजीडब्ल्यू जो, जैसे मान लीजिएगा कहीं कोई अटैक करना है तो वहां की पूरी जानकारी, भौगोलिक जानकारी, कितने सुरक्षा गार्ड है, कितने लोग वहां पे आते जाते हैं, किस समय वहां पे कौन नहीं होता, ये सारी जानकारी ओजीडब्ल्यू के द्वारा दी जाती है। लेकिन इन दोनों लोगों के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, ये दोनों ही लोग लश्कर तैयबा से कनेक्टेड थे और जो वेल ट्रेन्ड भी थे। यही कारण था कि इन दोनों लोगों ने 3 आतंकवादियों को, हथियारबंद आतंकवादियों को शरण दी थी। ना सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया शरण दी थी, बल्कि उनको खाना भी खिलाया और लॉजिस्टिक मदद भी की। यानी उस जो हिल पार्क एरिया की जो झोपड़ी में इनको शरण दी थी, उसके अलावा वहां तक जहां पर ये पूरे आतंकवादी हमला किया गया था, वहां तक लॉजिस्टिक सपोर्ट भी की थी। इसके अलावा जो बैसरन घाटी से भागने में भी इन लोगों ने इनकी मदद की थी। तो अब जाहिर तौर पे जिस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एनआईए और भी लोगों की गिरफ्तारी करेगी। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ना केवल जम्मू और कश्मीर, दोनों ही प्रांत में हम देख रहे हैं कि एनआईए जो है वो लगातार छापेमारी कार्रवाई करती है। और पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो साउथ कश्मीर में हमने एक फोकस देखा था कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये जो आतंकी पनाह दे रहे थे या फिर वहां के लोकलाइट्स का कोई सपोर्ट मिल रहा था, इसको लेकर लगातार छापेमारी हो रही थी। जो ये 2 आरोपियों
की गिरफ्तारी हुई है, इनके बारे में क्या बैकग्राउंड निकलकर सामने आ रहा है? क्या साउथ कश्मीर के रहने वाले थे? मतलब तार कहां से जुड़ रहे हैं? देखिए अभी जो है इस बात का खुलासा नहीं हुआ किया है। एनआईए का ये कहना है कि अभी क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इसीलिए अभी इन दोनों के बारे में और जानकारियां जो है वो एनआईए की तरफ से नहीं दी गई हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि ये 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों का काम क्या था, इन लोगों ने किस तरीके से जो आतंकवादियों की मदद की थी, इतनी जानकारी जरूर आधिकारिक तौर पर हमारे जो एनआईए के जो अधिकारी हैं उन्होंने जाहिर तौर पर हमको दी है। लेकिन उनका ये कहना है कि और जानकारी के लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ जुड़े हुए कई और लोग भी एनआईए के रडार पे हैं। एनआईए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अगर इनके जो हाइडआउट्स या इनके घरों के या इनके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाएगा तो जाहिर तौर पे बाकी आरोपियों। ठीक है रजनीश, ये बहुत बड़ी खबर है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे रजनीश, और बहुत शुक्रिया एक जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान इजरायल युद्ध के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा हमला किया। बीती रात अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और साथ ही इस्फहान को निशाना बनाया। लेकिन अब ईरान के हमले से इजरायल दहल रहा है रिहायशी इलाकों में। एक बार फिर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और एक बार यहाँ के तबाही का मंजर देखिए। जो बिल्डिंग्स वहां पर आपको नजर आएंगी, इमारतें नजर आएंगी, देखिए किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से वो तबाह हो गई। ये बड़ी अपडेट आपको इजरायल से दे रहे हैं। ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ये इजरायल की है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी के पास। हर एक अपडेट जो है गीतू के पास है। गीतू देखिए, पहले अमेरिका का न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना, और ये वही गीतू के पास जाएंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन कंचन के पास, मेरी सहयोगी कंचन के पास भी एक अपडेट है। कंचन देखिए, लगातार हमने देखा कि पहले इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी और अमेरिका जल्द इस जंग में कूदेगा, और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आया। क्या अपडेट है कंचन आपके पास? जंग हो रही हो, अमेरिका तो उसमें रहता ही रहता है, अपनी बयानबाजों के जरिए रहता है या किसी और जरिए रहता है, लेकिन अमेरिका का बोलबाला उसमें रहता है और यही हुआ। लेकिन इस बार तो अमेरिका ने बम दाग दिया ईरान पर। रिहायशी इलाके में क्या इस वक्त हालात है, क्या रेस्क्यू चल रहा है, गीतू का रुख करूंगी, गीतू हमें बताएंगे। गीतू बिल्कुल, देखिए कंचन, इस वक्त जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वो तबाही की तस्वीरें हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कितना डैमेज यहां पर हुआ है। यानी कि अब से कुछ देर पहले कंचन हमने बात की थी, मार्केट किस तरह से तबाह हुए हैं, और अब ऐसे में ये रिहायशी इलाका है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और ये बिल्डिंगों की हालत देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। अंदाजा आप लगा सकते हैं जो लोग इनके अंदर मौजूद होंगे वो किस तरह से रहे होंगे या कितने हताहत इसमें हुए होंगे, आंकड़ा भी साफ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान तेल अवीव को ईरान ने पहुंचाने की कोशिश की है। राजधानी है इजराइल की, और ऐसे में अगर किसी भी देश की राजधानी पर इतना बड़ा हमला होता है और इतना बड़ा नुकसान होता है तो आप समझिए कि यहाँ पर ईरान ने कितनी बड़ी चोट इजराइल को देने की कोशिश की है। और ये अमेरिका के 3 हमले जिस तरह से किए हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, उसके बाद की तस्वीरें हैं। यानी कि ईरान ने भी काउंटर किया सीधे तौर पर इजराइल के तेल अवीव की तस्वीर आप बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और तकरीबन 10 ऐसी जगह है इजराइल की जहां पर बमबारी हुई है, मिसाइल अटैक हुआ है। और यहाँ पर देखिए हाइफा जो है, 3 हाइफा को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मार्केट्स हैं यहाँ की उन्हें हाइफा कहा जाता है, और हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से ईरान ने पूरे निशाने पर तेल अवीव को ले लिया है, कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और वैसा हुआ भी है। कंचन, ये तस्वीरों के जरिए देखिए पूरी तरह से जो ये रेजिडेंशियल एरिया है वो तबाह हो गया है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो एक बिल्डिंग यहाँ पर आपको सही सलामत दिख रही होगी, ज्यादातर बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से दबे हुए भी हो सकते हैं। हालांकि लगातार अलर्ट जारी किए गए थे कि जो इजरायल नागरिक हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, अपने आप को बचाएं और बंकर्स में छिप जाएं। लेकिन लग रहा है कि इन तस्वीरों को देखकर इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर हुई है, कितने लोग बंकर्स में छिपे होंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी जान। ठीक है गीतू, आपके पास हम आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस जंग से जुड़ी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, लेकिन ये पलटवार आपको बता दें इजरायल पर है। ईरान का इजरायल पर मिसाइल अटैक, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, एक बार ये तस्वीरें देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है,
ये वही बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे लगातार हम देख रहे थे पिछले 10 दिनों से। ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था और आयरन डोम इन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा था। ये वही बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार मेरी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, देखिए, ये जो जवाबी कार्रवाई जो ईरान कर रहा है वो इजराइल पर कर रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये जंग अमेरिका की जमीन तक पहुंचेगी? क्योंकि अभी अमेरिका के पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे कंचन, लेकिन ईरान के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं। ईस्ट में अमेरिका के कई मिसाइल सेंटर्स है, अमेरिका अपनी बयानबाजी कर रहा है, ईरान रुकने को तैयार नहीं है, ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तेल अवीव की तबाही आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त तेल अवीव में क्या मंजर है, अरुण हमें दिखाएंगे। अरुण बताइए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, तेल अवीव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरी इमारत को तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इजराइल में हमले के लिए इजराइल हमेशा से प्रिपेयर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ईरान हमला करेगा। तो बंकर वहां बने हुए हैं इमारतों के नीचे, घरों के नीचे, जहां लोग छुप जाते हैं तो ज्यादा डैमेज नहीं होता है। 100 से ज्यादा अधिक मिसाइलों से हमला किया है। इसमें कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनसे हमला किया गया, और इस बार हमला कोई ईरान ने बता के नहीं किया। हालांकि इजराइल को पहले से अंदाजा था कि ईरान काउंटर अटैक करेगा, जिस तरह से उनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया उसके बाद। लेकिन आज हमला बता के नहीं किया गया और बहुत इंटेंसिटी के साथ हमला किया गया। इस हमले में नुकसान की अगर बात करी जाए तो 1 की डेथ और करीब 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अब तक की खबर आ रही है। चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मार्केट है, किसी वजह से बाहर निकलते हैं, जैसे लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं इजराइल में क्या तबाही हुई है। तेल अवीव की एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है, 3 तबाही। व्हाट इज इजराइल डूइंग? क्या इजराइल इस वक्त क्या करे? क्या वहां के लोग सिर्फ बंकर में छुपे हुए हैं? बिल्कुल, इजराइल के ज्यादातर लोग बंकर में छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि नेतन्याहू बड़ी मीटिंगें बंकर में करते हैं। नेतन्याहू खुद भी रात में बंकर में जाकर सोते हैं, क्योंकि वहां पर बंकर में अगर नहीं सोएंगे तो चैन की नींद सो भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इजराइल की जो हालात है वो मिडिल ईस्ट में 32 दांतों में जीभ की तरह है। वो चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से, और ऐसे हालात में उसके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है। तो इजराइल की हालत इस समय ये है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और इजराइल को न्यूक्लियर थ्रेट था कि अगर ईरान ने, ये जो वॉर का नैरेटिव है ये पूरा बदल गया है। ये वॉर का नैरेटिव स्टार्ट हुआ था कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक से ईरान पर हमला किया है, लेकिन आज पलक हम और आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान कैसे एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है। तेल अवीव इस वक्त जल रहा है, लोग बंकर में छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं। अरुण बता रहे थे कि मुलाकातें तक बंकर्स में हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, आप डिस्ट्रक्शन की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप तेल अवीव की देख रहे हैं, ये तस्वीर आप इजराइल की देख रहे हैं। इस तस्वीर को हमने हाईलाइट किया है और आप इस गुबार से समझ पा रहे होंगे कि वहां पर अटैक कितने ज्यादा भयंकर किए जा रहे हैं। मार्केट सुनसान हो गई है, कोई सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। जिनको आपने पहले की तस्वीरों में देखा वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग ही नजर आ रहे थे। ये दर्शा रहा है कि इस वक्त इजराइल में चल क्या रहा है, ये दर्शा रहा है इजराइल की तबाही, ये दर्शा रहा है कि वो इजराइल जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एडवांस। ये देखिए, ये लोग हैं, मैं थोड़ा पीछे होंगे और आपको दिखाऊंगी। ये डिस्ट्रक्शन के नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी भारी तबाही हुई है। ये एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप तेल अवीव इजराइल की देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। क्या डूम हुआ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सक रहे होंगे। इजराइल समझ ही नहीं पा रहा है इस वक्त की करना क्या है। वो इजराइल जिसने 13 जून को एयर स्ट्राइक की शुरुआत की थी, वो इजराइल जो ईरान के न्यूक्लियर, जो ये लगातार कह रहा था कि ईरान कुछ महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, वो इजराइल जिसका टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस है, वो इजराइल जिसके एयर डोम पर लगातार चर्चा होती है, वो इजराइल इस वक्त चल रहा है। वो तेल अवीव इस वक्त चल रहा है। उसकी पॉलिसीज को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भले ही इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा हो, लेकिन इजराइल तेल अवीव जल रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब अमेरिका क्या करेगा? क्या सिर्फ बयानबाजी या 3 बम गिरा देना जिसका कोई फिजिकल नुकसान ज्यादा ईरान पर नहीं हुआ हो, वो वहीं खत्म हो जाता है? पलक, बिल्कुल। और कंचन, देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ईरान अभी भी डिनायल में है। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल जो न्यूक्लियर साइट्स पर लगातार अटैक कर रहा है ये सुपरफिशियल है, कोई भी रेडिएशन जो है वो वहां पर नहीं आ रही है।
पलक न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक तो किया गया है लेकिन रेडिएशन लीक नहीं हुई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि फोर्डो, जिसका हमने बहुत चर्चा की है, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है, वो जमीन के बहुत अंदर है। 60% यूरेनियम का स्टॉक पाइल कर चुका है ईरान, जिस पर तमाम देशों की तमाम जो एजेंसीज हैं वो मॉनिटर कर रही थी और वो सवाल पूछ रही थी। आप जो तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रही हैं, बीच में आप नक्शा देख रही होंगी, वो नक्शा है जहां पर अमेरिका ने B2 बम गिराए हैं ईरान पर, उनकी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, जो जमीन के अंदर काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। कोई भारी नुकसान, ईरान की तरफ से कहना है कोई भारी नुकसान हुआ नहीं है। ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान ने, क्योंकि बॉर्डर इजराइल के साथ है, तो ईरान का रिटेलिएशन इजराइल पर हुआ है। तेल अवीव जल रहा है, लोग परेशान हैं, बंकर्स में छिपे हुए हैं, लोग बंकर्स के बाहर निकलने को राजी नहीं है, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी। हालांकि लगातार ईरान अटैक कर रहा था। आप ये देखिए, वॉर का पूरा नैरेटिव बदल गया है। ये नैरेटिव शुरू हुआ था इजराइल के एयर स्ट्राइक से। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि ईरान एक के बाद एक और कितनी मिसाइलें दागेगा। वो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि तेल अवीव क्यों जल रहा है। ये बड़ा सवाल है। तेल अवीव जलने के पीछे क्या इजराइल, क्या अमेरिका का हाथ है? नेतन्याहू कह रहे हैं कि शांति शक्ति से आती है। क्या नेतन्याहू को ये लगता है कि वो शक्ति अमेरिका है? अमेरिका ने तो बम दाग दिए हैं, लेकिन बम दागने के बाद क्या नतीजा हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर से अरुण का रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी। अरुण, एक बात यहां समझाइएगा, अमेरिका ने तो संडे की सुबह को बम दाग दिए, लेकिन ये क्या चल रहा है? इजराइल कितना जल रहा है, तेल अवीव जल रहा है, ईरान क्या कर रहा है? देखिए, इजराइल का, नेतन्याहू का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इसके लिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना जरूरी था और वो काम अमेरिका ने फिलहाल नेतन्याहू के लिए कर दिया और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल की एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अब आपका इजराइल ज्यादा सेफ है। क्या अमेरिका किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा? अमेरिका किसी को नहीं, चूंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तेल की सप्लाई से लेकर जो व्यापार का रूट है उसकी लड़ाई भी चलती है और उसमें इजराइल के कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में मजबूत करके अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका किसी भी सूरत में इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा और इजराइल की मजबूरी ये है कि वो 32 दांतों में जीभ की तरह है। यही खड़ा हो रहा है कि अमेरिका का इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के हमले से इजराइल में तबाही मची है। ये बड़ी अपडेट, तेल अवीव और हाइफा में भीषण हमला। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तबाही का एक और वीडियो सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी। ईरान के हमले में 11 इजरायली घायल हो गए हैं, क्योंकि ईरान जो है स्ट्राइक कर रहा है वो एक बार फिर से रेजिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाकों में कर रहा है और टारगेट तेल अवीव और हाइफा ही है, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चलिए एक बार आपको तबाही की ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें। आपको दूर दूर तक तबाही ही नजर आएगी, क्योंकि देखिए ईरान ने ये साफ कर दिया था अगर इजराइल बाज नहीं आएगा तो हम तेल अवीव और हाइफा में लगातार स्ट्राइक करेंगे। और एक बार आप ये तस्वीरें देखें, क्या गाड़ियां, क्या मकान, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आएगी। ईरान के हमले से इजराइल में देखिए किस तरीके से तबाही मची है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत तब होती है जब इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, वहां पर हमला किया। एक बार ये तस्वीरें देखिए, अंदर की तस्वीरें देखिए। बाहर की तो तस्वीरें आपको हमने दिखाई, एक बार ये अंदर की तस्वीरें देखिए, जहां पर आपको नजर आएगा कि दूर दूर तक आपको तबाही नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि एक कोई ऑफिस है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बैलिस्टिक मिसाइल से जब हमला किया गया तो उसके बाद अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह आप देखिए तबाही आपको नजर आएगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं ईरान के हमले से। बता दें कि इजराइल में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। लगातार कंचन लाइव अपडेट्स हम तक पहुंचा रही है। कंचन, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी डर गया है। यूएनएससी से कह रहा है कि भाई एक इमरजेंसी बैठक बुलाइए वरना अमेरिका रुकेगा नहीं। बैठकों का दौर तो
चलता रहेगा, लेकिन सबसे ताजा तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही है, जो हमें ये सवाल पूछने को मजबूर कर रही है कि अमेरिका ने अटैक तो कर दिया है, लेकिन उसका भुगतान इजराइल को कितना भुगतना पड़ रहा है। तेल अवीव जलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें ये दर्शा रही है कि इस वक्त क्या हालात है। गीतू भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। गीतू से मैं एनालिसिस देना चाहूंगी। गीतू, आपको क्या लग रहा है? अमेरिका ने तो बम दाग दिए हैं, इजराइल जल रहा है, ईरान एक के बाद एक अटैक करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए कि ईरान का ही काउंटर अटैक है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो मैं देखिए मोबाइल के जरिए दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, किस तरह से यहाँ पर तबाही मची है। ये रेस्टोरेंट एरिया है तेल अवीव का, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेशन के साथ दे रहे हैं, यानी जैसे तस्वीर हमारे पास आ रही है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितना नुकसान तेल अवीव में हुआ है। मार्केट एरिया की बात करें, चाहे ये रेस्टोरेंट एरिया की बात करें, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा डैमेज यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि लोगों की जान को कितना नुकसान हुआ है कंचन, यह भी आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर इतनी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। कितने लोग बंकर्स में छिपे होंगे, क्योंकि अलर्ट तो लगातार जारी किया गया था कि आप बंकर्स में छिप जाइए, नागरिकों को ये पहले ही कह दिया गया था, लेकिन वो किस तरह से अपनी जान बचाकर भागे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और ये बहुत जरूरी है समझना कि आखिर ईरान की जो अटैक है, मिसाइल अटैक है, वो इसी तरह से भी जारी रहने वाले, क्योंकि गुस्सा ईरान में जाहिर सी बात है कि है। और हमने कुछ देर पहले ये भी देखा जिस तरह से नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हो रही थी, और नेतन्याहू काफी खुश नजर आ रहे थे। वो बता रहे थे कि क्या रुतबा होता है और किस तरह से शांति से पहले शक्ति की जरूरत होती है, और शायद अब उन्हें एहसास होगा कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है कंचन, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो आपने एकदम सही बात बोली, और ये बात हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त क्या हालात बने हुए, क्राइसिस हो गया है। इजराइल, वो इजराइल जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, जिसके सिस्टम्स की, जिसके एडवांसमेंट की बात होती थी, उसमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि तेल अवीव, इजराइल इसका कैसे जवाब देगा। एक और मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगी, इस विजुअल को देखिए और समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेल अवीव में कैसे चल रहा है। ये जो है रेस्क्यू ऑपरेटर्स है जो इस बिल्डिंग में, क्या लोग फंसे थे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 11 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कोई कैजुअलिटी हुई है ये अभी आंकड़ा सामने आया नहीं है। ये तस्वीर देखिए और समझिए तेल अवीव का मंजर क्या है। लोग हैं, रेस्क्यू ऑपरेटर्स है, परेशान हो गए हैं। मलबा इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस मलबे को हटाया कैसे जाए। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या हालात बने हुए तेल अवीव का, तेल अवीव जल रहा है, और कई सारे सवाल इस वक्त इजराइल की जो पॉलिटिकल लेवल है वो पूछने को मजबूर होगी। अमेरिका से संपर्क में होगा, बातचीत चल रही होगी कि आगे का स्टेप क्या होगा। अमेरिका ने बम दाग दिए हैं, लेकिन उस बम का असर सबसे ज्यादा तेल अवीव पर हुआ है जो इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है पलक, और इसी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये समझना जरूरी होगा कि वो वॉर जिसकी शुरुआत इजराइल से हुई थी, ईरान अब उसको खत्म करने को तैयार नहीं है। किरण भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो सुबह से कवरेज कर रही थी। मैं किरण से भी समझना चाहूंगी कि ये जो वॉर चल रहा है, किरण आप वर्ल्ड मैप में उसको कहां देख रही है? क्या लगता है आने वाले समय में क्या ईरान कहीं भी सरेंडर की पोजीशन में है? बिल्कुल, फिलहाल के वक्त में अगर कंचन देखा जाए तो सरेंडर की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, और कहीं ना कहीं वो डैमेज जरूर पहुंचाएगा, और डैमेज सिर्फ इजराइल को नहीं पहुंचाएगा बल्कि इससे जो आप भी बात कह रही थी कि ये संदेश अमेरिका को जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अमेरिका के लिए। एक तरह से कहे कि नाक और साक का सवाल जो है अमेरिका के लिए हो जाएगा कि अब भी हम ईरान को ये बात कह रहे हैं, उनके हम परमाणु साइट्स पे ऑलरेडी हमला कर चुके हैं, उसको खत्म कर चुके हैं, जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ईरान रुकने को तैयार नहीं है। तो अब नाक और साक का सवाल जो है वो अमेरिका के लिए हो जाएगा, और आने वाले दिनों में अब ये युद्ध जो है बहुत भयावह जो है वो दिखने वाला है, जब तक बाकी देशों का जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा, जहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं बस अब हो गया। यूएन की बात देखिए कोई मानेगा नहीं, यहाँ पर यूएन जिस तरह से एक कमजोर पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। भले ही यूएन की बात पे मैं कहना चाहूंगी कि अमेरिका जो है वो क्या यूएन से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, रशिया का इस पर क्या टेक होगा गीतू से समझेंगे। इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि रशिया, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका किसी तरह का फिजिकल इंटरवेंशन करता है तो उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। गीतू का रुख करेंगे, गीतू हमें बताएंगे कि गीतू आपको क्या लगता है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया का इस पूरे ईरान और इजराइल पर जो अटैक चल रहा है, इजराइल पर खास तौर पर ईरान की तरफ से, उसका क्या नतीजा देखने को मिल रहा है रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया?
बिल्कुल कंचन, ये देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ दिनों पहले, एक दो दिन पहले हमने ये देखा था कि रूस ने साफ कर दिया था कि अगर किसी भी तरह की जंग होती है तो वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। मध्यस्थता की बात भी की जा रही थी कि ईरान और इजरायल के बीच हम लोग आ सकते हैं, मीडिएशन करवा सकते हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने थोड़ी सी एक तरह से ये कहिए कि सीधे तौर पर ये कह दिया था रूस को कि पहले आप अपना घर देख लीजिए, पहले अपने मसले सुलझा लीजिए। यानी वो नहीं चाहते थे किसी तरह की मध्यस्थता यहाँ पर पुतिन कराते हुए नजर आए। लेकिन उसी तरह से जब ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है तो काउंटर किया था पुतिन ने और कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप सतर्क रहिएगा, हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका को एक तरह से खुली चेतावनी यहाँ पर रूस ने दे दी थी, समझाइश दे दी थी, जैसे भी समझा जाए। लेकिन अब जिस तरह से चाइना ने सीधे तौर पर ये भी कह दिया था कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, रूस की तरफ से तो खैर है ही और उसकी बातों पर हर तरह से भरोसा किया जा सकता है। अगर हम ट्रंप की बात करें तो कई बार वो पलट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पुतिन इस तरह का जिम्मेदार वाला बयान दे रहे हैं तो ये समझे कि पुतिन की तरफ से ये स्टैंड क्लियर है कि वो ईरान का सपोर्ट करेंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी बात स्पष्ट कर दी थी कि देखिए मैं ईरान के साथ हूं, और अमेरिका को सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया था, चेतावनी उन्होंने दी थी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, दो धड़ों में विश्व बंटता है तो हम कहीं ना कहीं ईरान के साथ जाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि लगातार जो बाकी देश थे वो भी कहीं ना कहीं, जो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं वो भी अब ईरान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई देश हैं मिडिल ईस्ट में जो कि असंतोष जाहिर करते हैं अमेरिका के लिए और अमेरिका की जो नीतियां हैं उनके लिए। तो ऐसे में ये मौका बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए कि वो ईरान का सपोर्ट करे और अपनी बात को भी वो सामने रखे, क्योंकि ये देखिए कि अमेरिका कभी चाहता ही नहीं है कि उससे आगे कोई निकल पाए, कोई भी न्यूक्लियर पावर बन पाए। और यही वजह है जिसके चलते जो बाकी देश हैं वो भी अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि ये मुश्किल है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो अपनी तरह से दुनिया को चलाना चाहता है, लेकिन ये मौका है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जो ये विश्व है दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई देगा। इसमें चाइना और रूस, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और भी देश हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि वो छोटे देश हैं इसलिए खुले तौर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर डिवीजन शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हम देखेंगे कि वो सारे देश भी सामने आएंगे